टॉप 5 हैक्स टू बीट 95% कंपटीशन इफ यू आर एन आईपीएम एस्पिरेंट। देखो, नंबर 1 मैथ्स। अब मैथ्स का क्या मतलब है? अगर आपने सोच रखा है इफ यू आर इन क्लास 10th और नेक्स्ट ईयर आप आईपीएम के लिए सोच रहे हो कि यू स्टार्ट कोचिंग, तो मैथ्स आप जरूर रखो अपने पास। ये बहुत ज्यादा एडवांटेजियस होने वाला है आपके लिए, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन इट रीजंस। उसमें भी देर आर टू काइंड्स ऑफ मैथ्स, एक होती है स्टैंडर्ड, एक होती है अप्लाइड। तो आई विल रिकमेंड अप्लाइड मैथ्स रखो, क्योंकि उससे काफी ज्यादा सिलेबस आपका आईपीएम वाला लिंक हो जाएगा, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब मैंने ऐसे क्यों बोला? देखो, रिसेंटली कुछ कॉलेजेस हैं जिन्होंने एक क्लियर क्राइटेरिया डाला है कि मैथ्स रिक्वायरमेंट है, तो आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और वो भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इंक्लूडिंग आई एम शिलोंग, एनएमआईएमएस, आपका आईएम अमृतसर एंड आईएफटी। इनफैक्ट आईएम बैंगलोर के भी जो 2 यूजी प्रोग्राम निकले हैं, उन्होंने भी ये क्राइटेरिया डाला है कि मैथ्स होना ही चाहिए। तो यार मैथ्स तो प्लीज कोशिश करो कि जिनके पास ऑप्शन है रखने को, प्लीज रखो। और अप्लाइड मैथ्स उसमें रखोगे तो आपके सिलेबस परस्पेक्टिव से भी आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको अर्थमेटिक एल्जेब्रा वाले टॉपिक्स यू कैन सी कि जो आपको एग्जैक्टली एग्जाम में मिलते हैं, काफी हद तक आप रिलेट कर पाओगे इस चीज से। दिस इज माय नंबर 1 स्ट्रेटजी। नंबर 2 आई विल से कि यार आप एडिक्वेट सिलेबस समझो। अब देखो, सिलेबस आपको पता है कि या आपको नहीं पता तो यू कैन वॉच आवर वीडियो ऑल्सो, जिसमें हमने पूरा आईपीएम के डिटेल स्ट्रक्चर की बात की है। बट मैं आपको थोड़ा सा भी यहाँ शॉर्टली बता देता हूँ कि देयर आर 3 सब्जेक्ट्स विच आर वाइटल इन द एग्जाम, जो आते हैं, दैट इज क्यूए, वीए एंड एलआर। मतलब मैथ्स में लेमन लैंग्वेज में कहूँ, इंग्लिश, और आपको एलआर। उसमें से मैथ्स और उसमें से एलआर तो आपको आईपी मैट इंदौर में नहीं मिलता, बाकी अदर एग्जाम्स में आपको एलआर भी मिलता है। बट आपका मैथ्स और ये इंग्लिश वाला सेक्शन आपको आईपीएम इंदौर में प्रॉपरली मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। और ये तीनों सेक्शन, अगर मैं इसके अलावा कोई भी एग्जाम उठा लूं एक्सेप्ट फॉर आईपी मैट इंदौर, तो आपको सारे एग्जाम्स में ये तीनों सेक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे इन प्रॉपर सेगमेंटेशन। उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। सी, मैथ्स में मैं बोलता हूं कि जैसे अर्थमेटिक एल्जेब्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट थोड़ा सा मैं अर्थमेटिक एल्जेब्रा के फेवर में हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा डुएबल हो जाता है। और अगर आप उन चीजों को, अगर आप एज एन अप्लाइड मैथ्स एस्पिरेंट हो, तो आपको काफी चीजें रिलेटेबल हो जाएगी। सेम गो विद वर्बल। अब वर्बल में आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको वोकैब के क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, आपको ग्रामर के काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर वी सॉ कि 18 क्वेश्चंस केम फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आउट ऑफ 45, बट उससे पहले जनरली उतने नहीं आते थे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अगर आप बहुत ज्यादा फोकस ना करते हुए ग्रामर और वोकैब पे करो, सो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी विच यू कैन फॉलो। तो ये चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। एलआर में आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सिर्फ ओनली आईपी मैट इंदौर टारगेट कर रहे हो, तो उसमें एलआर का इतना रोल नहीं है, बट या यू शुड हैव अ बैकअप ऑप्शन। तो उसके लिए एलआर भी प्लीज डेफिनेटली तैयार करो। सो एलआर में कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सीरीज हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग बेसिकली मैं बोलता हूं इसको। उसमें आपका फिर क्यूब्स एंड डाइसिस हो गया, ठीक है, फिर आपका वाटर इमेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्वेश्चन जो आपके जनरल आईक्यू में आपने देखे हैं कि आईक्यू टेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 3 थोड़ा सा आपका ये हो गया कि एडिक्वेट सिलेबस। अब इसके बाद क्या आती है? एक्यूरेसी। अब इसके बाद थोड़े से आप टेस्ट वगैरह देने चालू करोगे, तो आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। सी, आपको ऐसा नहीं करना है कि यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी या विद अटमोस्ट एक्यूरेसी। अब इससे क्या होगा? इससे आपका काफी ज्यादा काम आसान हो जाएगा। देखो, लास्ट ईयर के अगर मैं स्टैटिस्टिक्स देखूं, तो आउट ऑफ 360 जो कि आईपी मैट इंदौर का स्कोर रहता है ओवरऑल, अगर आपके 200 मार्क्स भी आते हैं, ठीक है ना, स्टिल यू विल गेट अ पीआई कॉल फॉर आईएम इंदौर। सो अगर कोई भी कॉलेज आपको पीआई कॉल दे रहा है, तो दे वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ देयर कैंपस। अब वो ये है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रूव कर पाते हो उस पॉइंट पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो 180 190 की कट ऑफ पे भी यू आर गेटिंग कॉल्स, सो दैट इज नियरली 1/2, मतलब 50% के आसपास भी अगर आप पेपर पूरा सही कर देते हो, तो आपको पीआई कॉल आएगा। एंड देयर आर चांसेस, देयर आर स्टूडेंट्स सिटिंग इनसाइड द कैंपस विद रिलेटिवली लो स्कोर, बट उन्होंने अपना पीआई बहुत अच्छा दिया। उसके लिए भी हम स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक्स लाएंगे व्हेन योर एग्जाम विल कम, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्यूरेसी यू हैव टू मेंटेन। अब उसके लिए क्या करो? सबसे पहले आपने जो टॉपिक्स पढ़े आप उनके सारे क्वेश्चंस करो, वो क्यों नहीं हो रहे वो चेक करो, ठीक है। दिस इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। उसके बाद इफ आई हैव टू नेम, तो मैं फिर अब एक्यूरेसी की मैंने बात करी, तो डेफिनेटली आई विल देन टॉक अबाउट नंबर ऑफ मॉक्स। ये नंबर ऑफ मॉक्स तो मैं बोलूंगा कि 30 to 40 अगर आप रखते हो अपनी जर्नी में, तो काफी रहते हैं। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, सी इफ यू आर अ ड्रॉपर, सो यू शुड गिव 30 मॉक्स। कि अगर आप इस साल आईपीएम टारगेट कर रहे हो, अभी से नहीं, स्टार्टिंग से बोल रहा था, अभी तो आप 20 to 25 भी रखते हो तो बहुत है। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो 30 से 35 मार्क्स आपको देने चाहिए थे। और अगर आप 11th 12th में, तो अगर आप 11th में हो तो 40 मार्क्स आर इनफ। 12th वालों के लिए आई कैन सजेस्ट कि 20-25 इनफ रहेंगे, क्योंकि उनको अपना बोर्ड्स भी मैनेज करना है। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये तो एक बात होगी नंबर ऑफ मार्क्स की। अब इनको देना कैसे? तो मैं यही बोलूंगा कि देखो, जब आपके बोर्ड्स वगैरह ये सब टाइम हो, तो तब आप मॉक्स ना देके सेक्शनल दे दो, दिस विल इजी यू आउट। और उस टाइम पे थोड़ा सा आप अपनी बोर्ड्स की तैयारी करो। मॉक्स आप तब दो, वीकली 1 मॉक तब दो जब आपके बोर्ड्स वगैरह से आप फ्री हो जाओ। उस टाइम तो आप वीकली 2 मॉक भी दे सकते हो, और इस टाइम पे आप थोड़ा सा मॉक दे सकते हो, क्योंकि दिसंबर से आप मोस्ट प्रोबेबली अपने प्री बोर्ड्स वगैरह चीजों में ऑक्यूपाई हो जाओगे। दिस इज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। ड्रॉपर्स के लिए तो वीक में 1 मॉक है ही।
एंड उसका एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि एनालिसिस ऑफ द मॉक इज द मेन की हेयर गाइस। आप मॉक भले ही 2 घंटे का दो, यू हैव टू कंज्यूम द मॉक। अब कंजम्पशन का मेरा मतलब ये है कि आपको 6 से 8 घंटा लेना पड़ेगा पूरा मॉक समझने में कि कहां क्या गलती करी थी। देयर आर 3 ब्रैकेट्स। सबसे पहले आपने जो राइट क्वेश्चंस करे उनको अलग से डालो, आपने जो क्वेश्चन गलत करे उनको अलग से डालो, आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे उनको अलग से डालो। सबसे पहले उन क्वेश्चंस पे जाओ जो आपने अटेम्प्ट करे थे और जो गलत हो गए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लाइक मेक श्योर कि जो आपने अटेम्प्ट करा है वो गलत क्यों हुआ है, ठीक है। वो जब आप सर्च आउट कर लोगे उसके बाद यू शुड गो टू अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अब उसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपने जानबूझ के छोड़े होंगे, ठीक है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या वो टॉपिक्स आपने अब तक कवर नहीं किए, उनको भी ट्राई करो थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट। देखो अब मैं ये नहीं कह रहा, अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर वीक इन ज्योमेट्री, ठीक है ना, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, आपके जितने मॉक्स में आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जितने आपको पीवाईक्यूज दिख रहे हैं, आप उनको प्लीज सॉल्व करो। कोई भी टॉपिक छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसको कंप्लीटली छोड़ ही दो कि मैंने उसको देखा ही नहीं कहीं से भी। आप उसके पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करो, उनसे चीजें समझो, थ्योरम्स एंड एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम देयर, या जो भी चीजें। क्योंकि देखो जो भी आप मॉक्स में क्वेश्चन फेस करोगे या जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए तो आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ये चीज ध्यान रखो। तो एनालिसिस उसका इस तरह से करो, सबसे पहले जो क्वेश्चन ठीक करें ठीक है, जो गलत करें उनको प्लीज दोबारा सॉल्व करो, और जो नहीं करें उन पे थोड़ा सा टाइम दो, बिकॉज देयर आर समटाइम्स कि कोई क्वेश्चन आपने टाइम के कारण छोड़ दिया तो उनको फिर बाद में सॉल्व करो, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग से आपका धीरे धीरे पेस कम हो जाएगा करने का। तो हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम कोई सिमिलर क्वेश्चन दिखे तो आप उसको कम टाइम में सॉल्व कर दो। सबसे लास्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज गाइस कंसिस्टेंसी इज द की। वो पता ही है आप सबको कि यार मैक्सिमम बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो 1-2 महीना तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा फायर उनके अंदर रहती है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बट बाद में वो इस चीज को हैम्पर कर देते हैं, ठीक है ना। उसके भी कारण होते हैं कि वो अपनी बोर्ड्स की तैयारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो अपना आईपीएम वाला जो भी टाइम टेबल है या पार्ट है उसको प्रॉपर्ली शेड्यूल नहीं कर पाते। इस पे भी मैं थोड़ा सी एक प्रिसाइज वीडियो लाऊंगा कि बोर्ड्स और आईपीएम को आप कैसे डील कर सकते हो प्रॉपर्ली। मैं इस पे भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, ठीक है ना। आप कमेंट करना इफ यू वांट, वो वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं आपको इन ब्रीफ ये बताऊंगा कि आपको बोर्ड्स और आईपीएम में ऐसे करना है। बोर्ड्स के टाइम पे आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने बिल्कुल ही तैयारी छोड़ दी, आप कम कर दो। लाइक इफ यू आर गिविंग एग्जाम्पल 6 to 7 आवर्स, तो आप उसको 1 से 2 घंटा कर दो। एक मतलब एक रिलेटिव कंटेक्स्ट समझाने का, आप कंटेक्स्ट समझना इस बात का, ठीक है। ये मेरा पॉइंट था बताने का कि आप थोड़ा थोड़ा करो, बिल्कुल मत छोड़ो कुछ भी, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल थिंग। कंसिस्टेंसी में काफी ज्यादा लोग मार खा जाते हैं क्योंकि वो 1-2 महीना तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उनका यही हो जाता है, फिर वो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। ये सेइंग है कि जो भी बच्चा कंसिस्टेंट होगा वही एग्जाम क्रैक करता है, ये बिल्कुल सही बात है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कंसिस्टेंट है, उनका कंसिस्टेंट रहना ही उनका एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।